हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार माँ शारदे एकेडमी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी से मैं बात कर रहा था हिंदी साहित्य पे, तो हिंदी साहित्य पे मैंने रीतिकाल तक मैंने चर्चा कर ली है। वहाँ से जितने भी प्रकार के प्रश्न मेरे भाई बन रहे थे उन सब पर मैंने डिटेल से चर्चा कर ली है। आज हम आप सभी से बात करेंगे मेरे भाई, तो आज हम आप सभी से बात करेंगे हिंदी साहित्य में आधुनिक काल पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे मेरे भाई? आधुनिक काल पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे आधुनिक काल को किस किस नाम से जाना गया है, आधुनिक काल का क्या समय था। यदि हम आधुनिक काल की मैं बात करता मेरे भाई, तो किसकी मैं बात करता हूँ? आधुनिक काल की मैं बात करता हूँ। आधुनिक काल, तो ये आधुनिक काल कब से प्रारंभ होता है और कब से प्रारंभ होता है मेरे भाई? यदि मैं इसकी बात करता तो ये 1900 से लगा करके 1900 से लगा करके अब तक है। कब तक है? अब तक। और ये जो 1900 दिया है, ये किस में दिया है? ये विक्रम संवत में दिया है। किस में दिया है? विक्रम संवत में दिया। ये किसके अनुसार है? ये तो मेरे भाई रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जो विक्रम संवत दिया है मेरे भाई, ये किसके अनुसार है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। तो यदि मैं आधुनिक काल की मैं बात करता हूं तो 1900 से लगा करके अब तक जो चल रहा है मेरे भाई, वो क्या है? आधुनिक काल है। यदि मैं आधुनिक काल के नामकरण की बात कर लेता, यदि मैं आधुनिक काल के नामकरण की मैं बात करता, किसकी मैं बात कर लेता मेरे भाई? तो नामकरण की बात कर लेता। इसे वर्तमान काल की संज्ञा इसे किसने दी है, इसके बारे में यदि मैं बात करूं, आधुनिक काल का नामकरण या आधुनिक काल को अन्य किस नामों से जाना जाता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा, वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान काल की संज्ञा किसने दी? तो मेरे भाई वर्तमान काल की संज्ञा मिस्र बंधु ने दी थी। किसने दी थी? मिस्र बंधु ने। अच्छा, मिस्र बंधु का मतलब है ये तीन भाई हैं। कौन भाई हैं? तीन भाई हैं। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि आधुनिक काल को वर्तमान काल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद मैं जानता हूं इसे और किस नाम से जानते हैं, तो मेरे भाई इसे गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, गद्य काल की संज्ञा आधुनिक काल को किसने दी थी? तो मेरे भाई गद्य काल की संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था मेरे भाई। किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। उसके बाद मैं बात करता मेरे भाई, उसके बाद यदि मैं आप सभी से बात करूं, इसे नव जागरण काल किसने कहा? क्या नव जागरण काल इसे किसने कहा? या नव जागरण काल किसने कहा? यानी कि आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नव जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। नव जागरण काल की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर रामविलास जी ने दी थी। तो डॉक्टर रामविलास जी ने दी थी। किसे? यदि मैं बात करता आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? नव जागरण काल। नव जागरण काल की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर रामविलास वर्मा ने दी थी। यदि मैं पूरा नाम इनका लिखता। अच्छा, नव जागरण के बाद इसे क्या कहा जाता है? अच्छा, इसको आधुनिक काल ही किसने कहा है? इसे आधुनिक काल ही किसने कहा है? आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी मेरे भाई? यदि मैं इसकी बात कर लेता कि आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी, तो मेरे भाई डॉक्टर राम कुमार शर्मा। नव जागरण काल नहीं, आधुनिक काल की संज्ञा जो थी, जी हाँ, आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी थी? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार शर्मा जी थे। हाँ, तो आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी थी मेरे भाई? तो आधुनिक काल की संज्ञा डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने दी थी। और मैं बात करता हूं मेरे भाई, इसे नवधारा काव्य की संज्ञा किसने दी थी? यह नवधारा काव्य किसने कहा था? नवधारा काव्य क्या कहा जाता था? और इसे नवधारा काव्य भी इसे कहा जाता था। तो नवधारा काव्य से किसने कहा था मेरे भाई? तो नवधारा काव्य जो कहा था
किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने, यदि आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, यहाँ से एक प्रश्न, आधुनिक काल आपकी परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है मेरे भाई, यदि आधुनिक काल को बेहतर तरीके से पढ़ लिया जाए तो हमें हिंदी साहित्य में कोई समस्या नहीं होगी। तो प्यारे भाइयों, मैं आप सभी से बात करता हूँ, हम बात कर रहे हैं आधुनिक काल की। आधुनिक काल के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नामकरण की, मैं बात करता, यानी आधुनिक काल का नामकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, इसे वर्तमान काल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वर्तमान काल। अच्छा, वर्तमान काल कहा किसने? तो मिस्र बंधु ने कहा। और उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गद्य काल के भी नाम से जाना जाता है। गद्य काल की संज्ञा किसने दी मेरे भाई? तो रामचंद्र शुक्ल ने इसे गद्य काल कहा था। नव जागरण काल किसने कहा मेरे भाई? तो नव जागरण काल डॉक्टर रामविलास वर्मा ने दी थी। किसने कहा था? डॉक्टर रामविलास वर्मा ने आधुनिक काल को नव जागरण काल भी कहा था। अच्छा, आधुनिक काल को आधुनिक काल की संज्ञा किसने दी मेरे भाई? तो डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने इसे आधुनिक काल की संज्ञा दी थी। और नवधारा काव्य भी कहा जाता था। यदि मैं बात करता तो आधुनिक काल को नवधारा काव्य किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। यदि मैं रामचंद्र शुक्ल की मैं बात करता तो इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा है और नवधारा काव्य भी कहा है, और नवधारा काल भी कहा है या काव्य भी कहा है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। तो आगे मैं बात करता हूँ आप सभी से, आगे मैं बात करता हूँ कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, तो उसके बारे में बात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ गई होगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी मेरे भाइयों। तो आगे मैं आप सभी से बात करता हूँ। यदि मैं अब आप सभी से बात करता मेरे भाई कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो आधुनिक काल की सबसे पहले मैं बात करता हूं। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो उसकी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रथम चरण। आधुनिक काल को ऐसा मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 3 रूपों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन से है? प्रथम चरण, इसे क्या कहते हैं? प्रथम चरण भी कहते हैं। और क्या कहा जाता है? और दूसरा चरण कौन सा है? प्रथम चरण और द्वितीय चरण। और उसके बाद क्या आ जाता है? द्वितीय चरण के बाद क्या आता है? द्वितीय चरण के बाद यदि मैं बात करता तो इसे तृतीय चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीय चरण। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, प्रथम चरण को यदि मैं बात करूं, कभी कभी प्रथम चरण नहीं दिया होता है तो क्या दिया होता है? तो प्रथम उत्थान दिया होता है। क्या होता है? दिया होता है प्रथम उत्थान ऐसे ही दिया होता है। क्या दिया होता है? प्रथम उत्थान दिया होता है। और उसके बाद इसको द्वितीय चरण की यदि ना दिया हो तो वहां पर दिया होगा, क्या दिया होगा? द्वितीय उत्थान दिया होगा। क्या दिया होगा मेरे भाई? द्वितीय उत्थान दिया होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी, यदि मैं बात कर लेता तो यहाँ पर क्या दिया होगा? तृतीय उत्थान दिया होगा। क्या दिया होगा? तृतीय उत्थान दिया होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या। तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूँ, या तो आपको प्रथम चरण होगा। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई? तो आधुनिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है? प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। यदि इसके मैं समय की बात करता हूँ, यदि इसके समय की बात कर लेता हूँ तो 1900 से लेकर के 1925 ईस्वी तक है। 1900 से लेकर के 1925 ये जो समय दिया है किसमें दिया है? संवत में दिया है मेरे भाई। यदि मैं इसकी बात कर लेता मेरे भाई तो 1925 से लेकर के 1950 तक दिया है। ये भी समय किसमें दिया है? विक्रम संवत में दिया है। किसमें दिया है? विक्रम संवत में दिया है। किसमें दिया है? विक्रम संवत में दिया है।
यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई, यदि मैं इसकी बात कर लेता, यदि मैं इसकी बात कर लेता, इसके समय की बात कर लेता, तो 1950 से लेकर के 1975 ये भी किसमें दिया है मेरे भाई? तो ये समय जो दिया है विक्रम संवत में दिया है। तो इतनी चीजें क्लियर होती हैं। आगे मैं बात करता हूं, आगे मैं बात करता हूं इस काल को क्या कहा गया? तो इस काल को भारतेंद्र काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे भारतेंदु काल के नाम से जाना जाता है, भारतेंद्र काल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, भारतेंद्र काल के अलावा इसे और क्या कहा जाता है? और यदि मैं बात करता हूँ भारतेंद्र काल को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? पुनर्जागरण काल। यदि मैं इसकी बात करता हूँ द्वितीय चरण यानी द्वितीय उत्थान को क्या कहा जाता है? तो द्विवेदी काल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? द्विवेदी काल के नाम से जाना जाता है। यदि मैं इसकी बात करता हूं, यदि मैं इसकी बात करता मेरे भाई, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है छायावादी काल। क्या कहा जाता है मेरे भाई? छायावादी काल, छायावादी काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई? तो इसे छायावादी काल के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी मेरे भाई। तो अब मैं आगे चलता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रथम चरण यानी प्रथम उत्थान पे, यानी भारतेंद्र काल के बारे में बात करेंगे। तो भारतेंद्र काल के बारे में जानेंगे, भारतेंद्र काल किसे कहते हैं, कब से प्रारंभ हुआ था, और इसके प्रमुख जो कवि हैं उन पर विशेष तौर से चर्चा करेंगे। क्योंकि भारतेंद्र काल, यदि मैं बात करूं आधुनिक काल में सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सा है मेरे भाई? तो भारतेंद्र काल है। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई। अभी तक हमने दो चीजें मैंने बताई, आधुनिक काल के नामकरण की चर्चा की कि वर्तमान काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु ने कहा है। नवजागरण काल किसने कहा? गद्य काल किसने कहा? और पुनर्गद्य काल किसने कहा मेरे भाई? और मैं बात करता आधुनिक काल किसने कहा है? नई धारा काव्य काल किसने कहा? तो इतनी चीजें जो थी उस सब मैंने समझाने का प्रयास किया आप सभी को। अब मैं आगे बात करता हूं, आगे मैं बात करता हूं भारतेंद्र काल पे मैं चर्चा करता हूं। अब किस पे चर्चा करता हूं? भारतेंद्र काल पे चर्चा करता हूं। तो भारतेंद्र काल किसे कहते हैं, क्या है भारतेंद्र काल, उसके भारतेंद्र काल के प्रमुख कवियों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मेरे भाई, यदि मैं बात करता भारतेंद्र काल की, मैं बात करता भारतेंद्र काल की, मैं बात करता भारतेंद्र काल की, मैं बात कर लेता भारतेंद्र काल की मैं बात करता। तो भारतेंद्र काल को दो भागों में बांटा गया है। भारतेंद्र काल की यदि मैं बात करता तो इसे दो भागों में बांट दिया गया है। एक पूर्व भारतेंद्र काल, कौन सा आ जाता है? पूर्व भारतेंद्र काल, पूर्व भारतेंद्र काल के नाम से जाना जाता है। और एक आ जाता है उत्तर भारतेंद्र काल। कौन सा आ जाता है? उत्तर भारतेंद्र काल। कौन सा आ जाता है मेरे भाई? उत्तर भारतेंद्र काल, उत्तर भारतेंद्र काल। या उसमें कभी कभी से उत्तर भारतेंद्र काल भी नहीं लिखा होता है, सिर्फ ऐसे लिख दिया जाता है भारतेंद्र काल। यदि मैं बात करता हूं भारतेंद्र काल को कितने भागों में बांटा गया है मेरे भाई, तो भारतेंद्र काल को भी दो भागों में बांट दिया गया है। इसे कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा, बात करूंगा आप सभी से पूर्व भारतेंद्र काल। पूर्व भारतेंद्र काल के कुछ प्रमुख कवि हैं, पूर्व भारतेंद्र काल के कुछ प्रमुख कवि हैं, तो उन पर चर्चा करता हूं, प्रमुख कवियों पर चर्चा करता हूं। तो प्रमुख कवियों पर मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं मेरे भाई, सबसे पहले मैं बात करता हूं रीवा नरेश जी की मैं बात करता हूं। किसकी मैं बात करता हूं? रीवा नरेश जी की मैं बात करता हूं। रीवा नरेश रघुराज की मैं बात करता हूं। रीवा नरेश रघुराज की मैं बात कर लेता। रीवा नरेश रघुराज की मैं बात करता। यदि इनकी रचनाओं की मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं इनकी रचनाओं की मैं बात करता, जो रचनाएं इनकी हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं, सीधा मैं उन पर चर्चा करता हूँ। तो इनकी रचनाएं कौन सी है मेरे भाई? तो इनकी एक रचना है सीता स्वयंवर। कौन सी रचना है? सीता। यदि इनकी रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है, कौन सी रचना है? तो इनकी एक रचना है, वो भी है सीता स्वयंवर इनकी रचना है।
तो प्यारे भाइयों, मैं आगे आप सभी से बात कर रहा था, पूर्व भारतेंद्र काल की मैं बात कर रहा था। तो भारतेंद्र काल को मैंने बताया कि दो भागों में बांटा गया है। तो एक आ जाता है पूर्व भारतेंद्र काल। तो पूर्व भारतेंद्र काल के जो प्रमुख कवि हैं उन पर मैं चर्चा कर लेता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रीवा नरेश रघुराज जी की मैं बात करता हूं। तो इनकी जो रचना है मेरे भाई, तो इनकी एक रचना है सीता स्वयंवर रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो इनकी पहली रचना है सीता स्वयंवर, इनकी रचना है एक। और दूसरी जो इनकी एक रचना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल रामबाण के हैं, रुक्मणी, जो कई बार पूछी गई है मेरे भाई। तो कौन सी इनकी दूसरी है? रुक्मणी है। तो दो इनकी रचनाएं हैं मेरे भाई। ये पूर्व भारतेंद्र काल के कवि हैं रीवा नरेश रघुराज जी। यदि इनके बारे में पूछा जाता है, इनके बारे में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। आपसे पूछा जाता है सीता स्वयंवर किसकी रचना है मेरे भाई, या सीता स्वयंवर किसके द्वारा रचित है मेरे भाई? तो सीता स्वयंवर रीवा नरेश रघुराज जी द्वारा रचित है। उसके बाद में बात करता हूँ रुक्मणी, जो किसकी रचना है मेरे भाई? तो रीवा नरेश की रचना है। उसके बाद में बात करता हूँ सरदार कवि की मैं बात कर लेता मेरे भाई। सरदार कवि की मैं बात कर लेता। सरदार कवि की यदि मैं बात करता मेरे भाई, सरदार कवि की मैं बात कर लेता मेरे भाई, माफ कीजिएगा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। सरदार कवि की मैं बात कर लेता, सरदार कवि की मैं बात कर लेता। तो इनकी रचनाओं से ही प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक, और ज्यादा प्रश्न इनसे नहीं पूछे जाते हैं। तो यदि मैं इनकी रचना की मैं बात करता, तो इनकी रचना है एक रामलीला प्रकाश, इनकी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? इनकी एक रचना है रामलीला प्रकाश। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो रामलीला प्रकाश इनकी रचना है। कौन सी रचना मेरे भाई? रामलीला प्रकाश इनकी रचना है। उसके बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई, दूसरी रचना इनकी कौन सी है? दूसरी रचना इनकी तुलसी भूषण इनकी रचना है। कौन सी रचना मेरे भाई? तुलसी भूषण इनकी रचना है। और उसके बाद यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, इनकी एक रचना और कौन सी है? हनुमान भूषण। कौन सी रचना मेरे भाई? तो हनुमान भूषण। ये रचनाएं किसकी हैं मेरे भाई? ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे भाई, लोग डायरेक्ट भारतेंद्र काल पे बात करते हैं। पूर्व भारतेंद्र काल की जो रचनाएं हैं, जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं मेरे भाई, वहां पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो ये सीखना है मेरे भाई। मैं बात करता हूं सरदार कवि की मैं बात कर लेता। तो इनकी एक रचना है रामलीला प्रकाश, तुलसी भूषण और हनुमान भूषण। ये तीन रचनाएं इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है मेरे भाई। इनसे इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और एक कवि और हैं पूर्व मध्य काल के, तो उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। एक कवि और हैं, उनके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। अब मैं बात करता हूं अगले कवि की मैं बात कर लेता। तो अगले कवि कौन है? वैजनाथ द्विवेदी जी हैं। तो यदि मैं वैजनाथ द्विवेदी जी की मैं बात करता, यदि मैं वैजनाथ द्विवेदी जी की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो वैजनाथ द्विवेदी जी की रचनाओं पर मैं प्रकाश डालता हूं। तो कौन कौन सी रचनाएं हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है? तो इनकी एक रचना है मेरे भाई राम रहस्य, इनकी एक रचना है। एक रचना इनकी है राम रहस्य, इनकी रचना है। कौन सी रचना है? राम रहस्य। रहस्य इनकी एक रचना है। यदि मैं इनकी दूसरी रचना की मैं बात करता, तो इनकी एक रचना है चित्ररेखा। कौन सी है? नहीं, इनकी एक रचना चित्रभरण रचना है, माफ कीजिएगा। इनकी एक रचना है चित्ररेखा, नहीं है, चित्रभरण रचना है। और इसके बाद में बात करता, एक रचना है इनकी सीताराम रचना है। कौन सी रचना है? सीताराम। उसके बाद में बात कर लेता, एक इनकी रचना है भरण मंजरी। क्या इनकी रचना है? भरण मंजरी रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो भरण मंजरी। इतनी इनकी रचनाएं हैं जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा मेरे भाई। इससे ज्यादा एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। यदि मैं बात करता मेरे भाई, यदि मैं बात कर लेता भारतेंद्र काल को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया है, पूर्व भारतेंद्र काल और मध्य भारतेंद्र काल, या उत्तर भारतेंद्र काल के नाम से भी उसे जानते हैं। तो पूर्व भारतेंद्र काल के जो प्रमुख कवि थे रीवा नरेश रघुराज जी, इनकी दो रचनाएं हैं, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सीता स्वयंवर कई बार पूछी गई मेरे भाई, रुक्मणी
जो किसकी रचना है, तो रीवा नरेश रघुराज जी की रचना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ सरदार कवि की, तो रामलीला प्रकाश, तुलसी भूषण और हनुमान भूषण इनकी रचनाएं हैं। यदि मैं वैजनाथ द्विवेदी जी की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम रहस्य एक रचना है, चित्रभरण है, नहीं चित्रभरण है, चित्राभरण नहीं है, चित्रभरण इनकी रचना है मेरे भाई। चित्रभरण इनकी रचना है। एक रचना है सीताराम और भरण मंजरी। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो पूर्व मध्य काल यानी कि पूर्व भारतेंद्र काल की जो मैं बात कर रहा था मेरे भाई, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना थी, तो उस पर मैंने चर्चा कर ली है। अब मैं आप सभी से बात करता हूं भारतेंद्र काल पे। किस पे मैं बात करता हूं? भारतेंद्र काल पे। तो अब मैं भारतेंद्र काल के बारे में मैं बात करता हूं, किसके बारे में? भारतेंदु काल के बारे में। भारतेंदु काल के बारे में बात करता हूं, तो पूर्व भारतेंद्र काल के बारे में हम आप सभी से भाई बात कर चुके हैं मेरे भाई। उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ में भी आ गई होंगी। अच्छा, भारतेंद्र की यदि मैं बात करता हूं मेरे भाई, भारतेंद्र की यदि मैं बात करता, भारतेंद्र काल की यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो भारतेंद्र काल की जब मैं बात करता, इसे क्या कहा जाता है? इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इधर लिख लेता हूं। यदि मैं इसकी बात कर लेता तो इसे क्या कहा जाता है? पुनर्जागरण, पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। तो इसका प्रारंभ कब से हुआ था? तो मेरे भाई ये 1900 से लेकर के 1925 ईस्वी तक था। ये भी किसमें था? ये विक्रम संवत में था। किसमें था मेरे भाई? समय किसमें था? विक्रम संवत में। अच्छा, भारतेंदु की यदि मैं बात करता तो इसकी मैं बात कर लेता भारत प्लस इंदु। अच्छा, भारत प्लस इंदु, भारत का मतलब होता है इंडिया यानी कि देश। हमारा जो देश है, हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। वह कौन सा देश है मेरे भाई? तो हमारा भारत देश है। और उसके बाद में बात करता है इंदु, तो इन्हें, इनकी यदि मैं बात कर लेता तो इन्हें भारत का चंद्रमा भी कहा जाता था। यदि मैं भारतेंद्र के बारे में बात करता, भारतेंद्र जी के बारे में बात करता, तो इन्हें क्या कहा जाता था? तो मेरे भाई इन्हें भारत का चंद्रमा कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? तो भारत का चंद्रमा इन्हें कहा जाता था। भारत का चंद्रमा किसे कहा जाता था मेरे भाई? तो इन्हें भारत का चंद्रमा कहा जाता था। इन्हें भारत का चंद्रमा कहा जाता था। और मैं बात कर लेता इन्हें और क्या कहा जाता था? ये आधुनिक हिंदी के अगुआ भी थे। ये आधुनिक हिंदी के अगुआ थे। आधुनिक, यदि मैं इनकी वे बात करता मेरे भाई, तो ये आधुनिक हिंदी के अगुआ थे। क्या थे मेरे भाई? तो ये आधुनिक हिंदी के अगुआ थे। क्या थे मेरे भाई? अगुआ थे। कौन आधुनिक हिंदी का अगुआ था? तो मेरे भाई भारतेंद्र जी थे। कौन थे मेरे भाई? भारतेंद्र जी। भारतेंद्र काल की मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई। भारतेंद्र काल में मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहले भारतेंद्र जी की मैं बात कर रहा हूं। किसकी मैं बात कर रहा हूं? भारतेंद्र जी की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई? माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो गई, मिस्टेक हो गई है। भारतेंद्र काल में सबसे पहले मैं बात करता हूँ भारतेंद्र जी के बारे में, जिन्हें भारत प्लस इंदु, यदि इनका मैं संधि विच्छेद करता हूं तो भारत प्लस इंदु, भारत का मतलब होता है अपना देश, इंदु मीन्स होता है चंद्रमा। तो इन्हें यदि मैं भारतेंद्र जी की मैं बात करता, भारतेंद्र जी, इनका पूरा नाम क्या था मेरे भाई? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र था। क्या था? हरिश्चंद्र था। इनका पूरा नाम क्या था मेरे भाई? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इन्हें भारत का चंद्रमा किसे कहा जाता था मेरे भाई? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। ये आधुनिक हिंदी के क्या थे? अगुआ थे। और इनके बारे में यदि मैं बात करता तो इन्हें नाटक का सम्राट कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था मेरे भाई? तो इन्हें नाटक का सम्राट कहा जाता था। क्या कहा जाता था मेरे भाई? नाटक का सम्राट कहा जाता था। अच्छा, नाटक का सम्राट यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है, नाटक का सम्राट किसे कहा जाता था? तो मेरे भाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को कहा जाता था। उसके बाद में बात करता हूं मेरे भाई, इन्हें पुनर्जागरण काल का पितामह भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें पुनर्जागरण काल का पितामह, पुनर्जागरण काल का
पुनर्जागरण काल का पितामह भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पितामह भी कहा जाता था। पितामह भी कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था मेरे भाई? तो इन्हें पुनर्जागरण का पितामह भी कहा जाता था। इन्हें नाटक का सम्राट कहा जाता था। आधुनिक हिंदी के क्या थे? अगुआ थे। इन्हें भारत का चंद्रमा कहा जाता था। और यदि मैं इनके बारे में बात करता मेरे भाई, इनकी एक पत्रिका थी। वो कौन सी पत्रिका थी? इनकी एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी मेरे भाई। यदि इनकी पत्रिका की मैं बात करता तो इनकी पत्रिका कौन सी थी मेरे भाई? हिंदू। यदि मैं बात कर लेता, हिंदी नवजागरण थी। कौन सी थी? हिंदी नवजागरण। हिंदी नवजागरण यह कब प्रकाशित हुई थी मेरे भाई? यदि मैं इसकी बात करता तो ये 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आप सभी से भारतेंद्र काल पे। भारतेंद्र काल में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र पे, यानी कि भारतेंद्र काल के प्रमुख कवियों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। भारतेंद्र काल के जो प्रमुख कवि हैं उन पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। उनमें सबसे पहले मैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं इनके जन्म और मृत्यु के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। यहीं पे मैं देख लेता हूँ। यदि मैं इनके जन्म की बात करता मेरे भाई, इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, इसकी बारे में मैं बात करता। यदि इनके मेरे भाई जन्म और मृत्यु के बारे में मैं बात करता, इनका जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई थी, तो इनका जन्म मेरे भाई 1850 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो काशी में हुआ था। और इनकी यदि मृत्यु की मैं बात करता मेरे भाई, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यदि मैं इनकी मृत्यु की बात करता तो ये कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। और इनके पिताजी का क्या नाम था? आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई। तो इनके पिताजी का क्या नाम था? तो इनके पिताजी का क्या नाम था? गोपाल चंद्र था। क्या मेरे भाई नाम था? तो गोपाल चंद्र नाम था। आगे मैं बात करता हूं आप सभी से, जो हमारी परीक्षाओं में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मैं इनके उपनाम इनका उपनाम क्या था? उपनाम क्या था मेरे भाई? तो इनका उपनाम क्या था मेरे भाई? यदि मैं इनके उपनाम की मैं बात करता हूँ, उपनाम की मैं बात करता है तो इनका उपनाम क्या था? रशा था इनका उपनाम। उसके बाद में बात करता हूँ इन्हें उपाधि कौन सी मिली थी, तो इनको उपाधि कौन सी मिली थी मेरे भाई? तो इन्हें उपाधि कौन सी मिली थी? तो भारतेंद्र की इन्हें उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? इन्हें भारतेंद्र जी की उपाधि मिली थी। किसकी मिली थी? तो भारतेंद्र जी की उपाधि मिली थी। किसकी उपाधि मिली थी मेरे भाई? भारतेंद्र जी की उपाधि मिली थी। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी को। तो इतनी चीजें हैं जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से पूछी जाती हैं। अभी इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालना बाकी है। इन्होंने टोटल जो है 175 रचनाएं लिखी थी। तो उन पे 175 रचनाओं पे तो मैं चर्चा नहीं करूंगा। जितनी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मेरे भाई, उस हर एक रचना पे मैं बात करता हूँ। यदि मैं बात करूँ आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी साहित्य की मैं बात करता हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण कवियों की मैं बात करता तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। यदि इनसे पढ़ लिया, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा मेरे भाई जहां भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से कोई न कोई प्रश्न बनता ना हो। तो अब मैं इनकी रचनाओं पे प्रकाश डालूंगा मेरे भाई। तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी अब रचनाओं पर मैं चर्चा करता हूं मेरे भाई। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचनाएं। इनकी रचना की मैं बात करता हूं मेरे भाई। इनकी रचना की मैं बात करता हूं। तो इनकी रचनाओं के बारे में यदि मैं बात करता तो एक इनकी रचना है प्रेम फुलवारी। कौन सी रचना है मेरे भाई? प्रेम फुलवारी इनकी एक रचना है।
और उसके बाद यदि मैं इनकी अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो प्रेम फुलवारी प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी प्रेम माधुरी इनकी रचना है। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो प्रेम फुलवारी प्रेम माधुरी प्रेम सरोवर, कौन सी रचना है, प्रेम सरोवर। इतनी रचनाएं एक ही नाम से, यानी कि प्रेम एक शब्द है, यदि इसमें मैं फुलवारी जोड़ देता हूं तो एक रचना हो जाती किसकी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के। प्रेम में यदि माधुरी शब्द मैं जोड़ देता हूं, माधुरी शब्द आप सबको बहुत अच्छे से याद होगा, माधुरी, माधुरी प्रेम माधुरी, उसके बाद आ जाती है प्रेम सरोवर। यदि एक प्रेम शब्द है, प्रेम में मैं कुछ शब्दों को जोड़ देता हूं तो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे भाई, ये रचनाएं हो जाती हैं किसकी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अच्छा, प्रेम में यदि मैं सरोवर जोड़ देता हूं तो प्रेम सरोवर हो जाती है। प्रेम में यदि मैं माधुरी जोड़ देता हूं तो प्रेम माधुरी हो जाती है। प्रेम में यदि मैं फुलवारी जोड़ देता हूं तो प्रेम फुलवारी हो जाती है। ये रचनाएं किसकी हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की। आगे मैं बात करता हूं तो इनकी एक रचना है सतसई श्रृंगार, कौन सी रचना मेरे भाई, सतसई श्रृंगार। अच्छा, सतसई देख करके मेरे भाई, सतसई देख करके ये मत कह देना कि बिहारी जी की रचना है, नहीं भाई मेरे भाई, सतसई श्रृंगार जो रचना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। और इसके बाद एक रचना इनकी आती है मधुमालती, इनकी एक रचना है, कौन सी है, नहीं मधुमालती नहीं, मधुमालती इनकी नहीं, इनकी रचना है मधुमुकुल रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई, मधुमुकुल इनकी रचना है, मधुमालती इनकी रचना नहीं है। मधुमालती जो है घनानंद की रचना है मेरे भाई। उसके बाद में बात करता है इनकी और कौन सी रचना है, दान लीला, और इनकी कौन सी रचना है मेरे भाई, तो और इनकी रचना कौन सी है, दान लीला इनकी रचना है। उसके बाद में बात करता मेरे भाई, उसके बाद में बात करता अगली रचना की मैं बात करता बसंत, यदि मैं अगली रचना की मैं बात करता बसंत होली इनकी रचना है। उसके बाद में बात करता मेरे भाई, बसंत होली के बाद इनकी कौन सी रचना है, तो रिपुनाष्टक इनकी रचना है, रिपुनाष्टक। रिपुनाष्टक के बाद में बात कर लेता मेरे भाई, तो विजय वेल्लरी इनकी एक रचना है, कौन सी रचना है मेरे भाई, तो विजय वेल्लरी, कौन सी रचना है, विजय बेलरी रचना है। उसके बाद में अगली रचनाओं के बारे में मैं बात करता मेरे भाई, तो एक भारत भिक्षा इनकी रचना है, कौन सी है, भारत भिक्षा इनकी रचना है मेरे भाई, तो भारत भिक्षा इनकी रचना है। इसके बाद में बात करता मेरे भाई, आगे मैं बात करता हूँ प्रेम मल्लिका इनकी रचना है, कौन सी रचना है, प्रेम मल्लिका भी इनकी रचना है, प्रेम मल्लिका भी एक रचना है। अब देखो, प्रेम शब्द में चार चीजें जोड़ने से चार रचनाएं इनकी हो जाती हैं। प्रेम मल्लिका के बाद में बात करते हैं तो इनकी एक रचना है प्रबोधनी, कौन सी रचना है मेरे भाई, प्रबोधनी इनकी रचना है। प्रबोधनी के बाद यदि मैं बात करता तो इनकी एक रचना है भारत दुर्दशा, कौन सी रचना है मेरे भाई, भारत दुर्दशा इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई, भारत दुर्दशा इनकी एक रचना है। और इनका एक नाटक है अंधेर नगरी, कौन सा नाटक है मेरे भाई, अंधेर नगरी। ये अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी ये क्या है, इनका ये नाटक है मेरे भाई, जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बहुत फेमस है। तो इतनी रचनाएं आपको याद रखना है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से। इससे ज्यादा यदि मैं बात करता मेरे भाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी से, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये मैं दावे की साथ कहता हूँ। इतनी रचनाओं को आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना मेरे भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ अगले कवि की मैं बात करता मेरे भाई, तो अगले कवियों की मैं बात कर लेता हूँ, क्योंकि मैं प्रयास यही करूंगा कि भारतेंद्र काल जो है इसे समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि कल हम आप सभी से चर्चा करेंगे, यानी कि कल जो है तो शायद कल मैं चर्चा करूंगा मेरे भाई भारतेंद्र काल की। यदि मैं बात कर लेता तो भारतेंद्र काल की मैं बात करता, यदि मेरे भाई मैं बात कर लेता भारतेंद्र काल की मैं बात कर लेता, तो उन पर चर्चा करता हूं। तो अगले कवि पे मैं बात कर लेता, तो अभी अगले कवि कौन से हैं, बद्री नारायण। किसकी मैं बात कर लेता, बद्री नारायण मिश्र की मैं बात कर लेता, बद्री नारायण मिश्र, नहीं बद्री नारायण चौधरी, माफ कीजिएगा, बद्री नारायण चौधरी की मैं बात कर लेता, बद्री नारायण चौधरी की मैं बात करता। बद्री नारायण चौधरी को यदि मैं बात करता, इन्हें और क्या कहा जाता था,
इन्हें क्या कहा जाता? तो इन्हें प्रेम धन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इन्हें प्रेम धन भी कहा जाता था। प्रेम धन। प्रेम धन भी इन्हें कहा जाता था। इसके बाद मैं बात करता हूं मेरे भाई, इनका जन्म कब हुआ था। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात कर लेता तो इनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी मेरे भाई। तो इनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। यदि मैं इनकी मृत्यु की बात करता तो 1923 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है मेरे भाई, अब मैं इनकी रचनाओं पर बात करता हूं जो हमारी परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। रचना की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो रचना की मैं बात करता, इनकी रचनाएं जो है हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पंचक। कौन सी है रचना इनकी? पंचक है, एक रचना पंचक है। उसके बाद कौन सी रचना है? इसके बाद वर्षा हिंद इनकी रचना है। वर्षा हिंद के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई, ललित ललाम इनकी एक रचना है। कौन सी है? ललित ललाम नहीं, ललित ललाम बद्री की नहीं है। ललित ललाम बद्री नारायण चौधरी की रचना नहीं है। इनकी एक रचना है ललित लालित्य लहरी रचना है इनकी। कौन सी रचना है मेरे भाई? तो लालित्य लहरी इनकी रचना है। ललित ललाम इनकी रचना नहीं है मेरे भाई। लालित्य लहरी इनकी एक रचना है। पंचक हो गई, वर्षा हिंद हो गई, लालित्य लहरी हो गई। उसके बाद में बात करता तो इनकी एक रचना है जीर्ण जनपद। कौन सी रचना है मेरे भाई? जीर्ण जनपद इनकी एक रचना है। जीर्ण जनपद के बाद में बात करता हूं तो इनकी एक रचना है हार्दिक। कौन सी रचना है मेरे भाई? इनकी एक रचना है हार्दिक। हर्षादशा इनकी एक रचना है। हर्षादर्श इनकी एक रचना है। यदि मैं इनके अगले रचना की मैं बात करता मेरे भाई, तो एक रचना इनकी है सूर्य स्रोत इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? सूर्य स्रोत इनकी रचना है। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता तो मयंक महिमा भी इनकी रचना है। कौन सी रचना है? तो मयंक महिमा इनकी रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी आप सभी को। तो पंचक, वर्षा हिंद, लालित्य लहरी, जीर्ण जनपद, हार्दिक, हर्षादशा, सूर्य स्रोत, मयंक महिमा। तो इनकी जो इंपॉर्टेंट रचना है मेरे भाई, मयंक महिमा और पंचक याद कर लेना, वर्षा हिंद याद कर लेना, लालित्य लहरी और जीर्ण जनपद। इतनी रचनाएं आपसे पूछी जाने की संभावना है, इससे ज्यादा कोई भी रचना इनसे नहीं पूछी जाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आगे मैं बात करता मेरे भाई, तो आगे मैं बात करता हूँ पंडित प्रताप नारायण मिश्र की मैं बात कर लेता। आगे मैं बात करता तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र से मैं बात कर लेता। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की मैं बात कर लेता मेरे भाई। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी उसके बारे में मैं जानूंगा। सबसे पहले मैं यदि इनके जन्म की मैं बात कर लेता तो 1856 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और यदि मैं मृत्यु की बात कर लेता मेरे भाई, तो इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता तो 1856 ईस्वी में, मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचनाओं पर मैं प्रकाश डालता मेरे भाई, यदि मैं इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालता जहां से हमारी परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो इनकी रचनाओं पर मैं सबसे पहले प्रकाश डालता हूं। तो इनकी एक रचना है मन की लहर। मन की लहर किसकी रचना है? बहुत ज्यादा पूछी जाती है मेरे भाई। मन की लहर ये फेमस रचना है, यूपी टीटी की पसंदीदा प्रश्न है। यदि मैं बात करता है पसंदीदा जो है रचना है मेरे भाई, मन की लहर। श्रृंगार विलास इनकी एक रचना है। कौन सी है? श्रृंगार विलास इनकी रचना है। श्रृंगार विलास के बाद यदि मैं बात करता मेरे भाई, श्रृंगार विलास के बाद यदि मैं बात करता, इनकी एक रचना है हर गंगा तृप्तयाम। हर गंगा रचना है। एक रचना है तृप्तयाम रचना नहीं, तृप्तयाम रचना है। और उसके बाद एक रचना इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है मेरे भाई, प्रेम पुष्पावली इनकी एक रचना है। कौन सी रचना है मेरे भाई? प्रेम पुष्पावली
वली इनकी एक रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो अब कुछ प्रमुख कवि बचे हैं तो उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो अब जो कुछ और भी कवि जो हैं भारतेंद्र काल की यदि मैं बात करता, कुछ और कवि बचे हुए हैं तो उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। तो आगे मैं बात करता हूँ मेरे भाई। अब मैं बात कर लेता आप सभी से मेरे भाई। यदि मैं आप सभी से बात करता मेरे भाई तो आगे मैं बात करता हूँ डॉक्टर जगमोहन दास की। किसकी मैं बात कर लेता? तो डॉक्टर जगमोहन। किसकी मैं बात करता मेरे भाई? तो डॉक्टर जगमोहन सिंह की मैं बात करता। यदि मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह की मैं बात कर लेता मेरे भाई, चली गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं है, मैं वहीं से क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आगे मैं बात करता हूं डॉक्टर जगमोहन सिंह की मैं बात कर लेता। तो डॉक्टर जगमोहन सिंह की मैं बात कर लेता तो सबसे पहले इनके मैं जन्म की मैं बात करूंगा और मृत्यु की मैं बात करता। यदि मैं इनके जन्म की बात करता, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1857 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1899 ईस्वी में हुई थी। आगे मैं इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालता हूं जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, तो केवल हम उन्हीं पे प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले इनकी एक रचना है देव। देव यानी इनकी एक रचना है मेरे भाई। उसके बाद में अगली रचना की मैं बात करता हूं। इनकी एक रचना है श्याम लता। इनकी एक रचना है, कौन सी रचना है मेरे भाई? तो श्याम लता इनकी एक रचना है। एक रचना है मेरे भाई इनकी श्याम सरोजनी। कौन सी रचना है? तो श्याम सरोजनी भी इन्हीं की रचना है। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, इससे ज्यादा इनसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, मैं दावे के साथ कहता। यदि मैं डॉक्टर जगमोहन सिंह की मैं बात करता, उसके बाद में बात कर लेता अंबिका दत्त व्यास की मैं बात करता। यदि मैं इसे रफ कर देता हूं तभी मैं बात करूंगा आगे। अब मैं बात करता हूं, अब मैं बात कर लेता हूं, अब मैं बात करता हूं। चलिए मैं इधर ही बात कर लेता हूं, इसे पूरा रफ करने के बाद में बात करता हूं, कंप्लीट हो जाना चाहिए। आगे मैं बात करता मेरे भाई, अब आगे मैं बात करूंगा अंबिका दत्त जी की बात करता। किसकी मैं बात करता? अंबिका दत्त के बारे में बात कर लेता। अंबिका दत्त व्यास के बारे में बात करता। अंबिका दत्त व्यास के बारे में बात कर लेता। यदि मैं प्यारे भाइयों अंबिका दत्त व्यास के बारे में मैं बात करता तो अंबिका दत्त व्यास का सबसे पहले मैं जानूंगा जन्म कब हुआ था और मृत्यु कब हुई थी। यदि मैं इनके जन्म की मैं बात करता मेरे भाई तो इनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1900 ईस्वी में हुई थी। 1900 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में इनकी रचनाओं पर मैं प्रकाश डालता हूं मेरे भाई, जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक हैं। तो सबसे पहले मैं रचनाओं के बारे में मैं बात करता। एक इनकी रचना है सुकवि। इनकी एक रचना है सुकवि शतसही रचना है। कौन सी रचना है? सुकवि शतसही। अभी हमने एक सतसही श्रृंगार के बारे में बताया था मेरे भाई, तो किसकी रचना थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना थी। सुकवि शतसही इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है पावन। कौन सी एक रचना है? पावस पचासा इनकी रचना है। पावस पचासा इनकी रचना है। और एक रचना इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। एक इनकी रचना जो है हो खोरी, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अंबिका दत्त के बाद में बात करता हूँ राधा कृष्ण दास की मैं बात कर लेता। यदि इधर मैं बात करता राधा कृष्ण दास की मैं बात कर लेता। राधा कृष्ण दास की मैं बात कर लेता। राधा कृष्ण दास की मैं बात करता तो सीधे मैं इनकी रचना पे प्रकाश डालता हूँ। एक रचना इनकी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पूछी जाती है मेरे भाई। कौन सी रचना है? 12 मासा। कौन सी है? 12 मासा इनकी रचना है। 12 मासा इनकी एक रचना है। और उसके बाद में बात करता तो देश दशा इनकी एक दूसरी रचना है। कौन सी रचना है? देश दशा भी इनकी एक रचना है। 2 रचनाएं जो है राधा कृष्ण दास जो है, राधा कृष्ण दास इनकी जी की रचना है, एक 12 मासा है और दूसरी रचना कौन सी है? देश दशा है। उसके बाद यदि मैं राधा कृष्ण बात की मैं बात का
इनके बाद यदि मैं बात कर लेता मेरे भाई कालिदास जी की मैं बात कर लेता, किसकी मैं बात कर लेता, तो मैं कालिदास की मैं बात कर लेता। प्यारे भाइयों, यदि मैं जल्दी जल्दी आप सभी को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे किसी कार्य से बाहर जाना है, इसलिए जल्दी जल्दी मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। कालिदास की मैं बात कर लेता मेरे भाई, यदि मैं कालिदास की मैं बात करता, रचना की मैं बात कर लेता मेरे भाई, इनकी रचना कौन सी है, एक रचना इनकी है मेरे भाई ऋतु संहार। कौन सी रचना है, ऋतु संहार इनकी रचना है। कौन सी रचना है, ऋतु संहार इनकी रचना है। ऋतु संहार के बाद इनकी एक रचना है मेरे भाई मेघदूत। कौन सी रचना है, मेघदूत रचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यदि मैं बात करूं मेरे भाई तो भारतेंद्र काल के जितने भी कवि थे उन सब पर मैंने चर्चा कर ली है। कल मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ में, आधुनिक काल पर ही चर्चा करेंगे, द्विवेदी काल के साथ में मैं आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे मेरे भाइयों, जय हिंद मेरे साथियों।